ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूंगा। इस वक्त कोई भी गेम नहीं खेल रहा। ईरान से आज मुआहिदे पर दस्तखत हो जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा दावा। अमरीकी नायब सदर की क़यादत में वक्त इस्लामाबाद के रास्ते में है। ट्रंप ने कहा कि डील ना हुई तो सीज फायर में मजीद तोसी के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। कोई जल्दी नहीं कि बुरा मुआहिदा कर लूं, किसी जल्दबाजी का शिकार नहीं होंगे। हमारे पास वक्त की कोई कमी नहीं। ईरान की किलिंग मशीन को खत्म किया जाए, एक ही मुतालबा है। ईरान को जौहरी हथियार रखने से दस्तबरदार होना चाहिए। हम धमकियों के साए में मुज़ाकरात को कबूल नहीं करेंगे। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालबाफ का सोशल मीडिया पर बयान। उन्होंने कहा कि ट्रंप चाहते हैं मुज़ाकरात का मतलब ईरान का सरेंडर बन जाए, किसी धमकी को कबूल नहीं करेंगे। ट्रंप मुज़ाकराती टेबल को सरेंडर टेबल में बदलना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नाकाबंदी करके मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। 2 हफ्तों में मैदान जंग में नए इकदाम सामने लाने की तैयारी कर ली है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ ब्रीफिंग। उन्होंने बताया कि अमरीका अब भी गैर हकीकी मुतालबात पर इसरार कर रहा है। ईरान को अमरीका पर एतमाद नहीं। ईरानी सदर मसूद पेशेज़गियान ने बयान में कहा कि वाशिंगटन ईरान से हथियार डालने का मुतालबा कर रहा है। ईरानी कौम किसी दबाव या ताकत के आगे सर तस्लीम खम नहीं करेगी। मुश्किल हालात के बावजूद कौमी गैरत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खित्ते में अमन का मिशन। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों में तेजी। इस्लामाबाद एक बार फिर आलमी सिफारतकारी का मरकज बन गया। वफूद की आमद से कबल सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। अमरीकी वफ्द आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। पाकिस्तान की कोशिशों से होने वाली जंगबंदी का वक्त आज खत्म हो रहा है, जिसमें तौसी और मुज़ाकरात का तसलसल अव्वलीन हदफ है। रेड जोन और उससे मुल्का इलाकों को सील कर दिया गया। मरी रोड के होटल्स बंद। फैजाबाद पुल समेत अहम मुकामात पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। PSL सीजन 11 के पॉइंट टेबल पर पेशावर ज़ल्मी का बदस्तूर राज है। 8 मैचेस में 7 फतूहात के साथ प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। दूसरे नंबर पर मौजूद मुल्तान सुल्तान के 7 मार्कों में 10 पॉइंट्स हैं। प्लेऑफ में रसाई के लिए उसको सिर्फ एक फतह दरकार है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तीसरी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की चौथी और हैदराबाद किंग्समैन की 5वीं पोजीशन है। डिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के 7 टाकरों से सिर्फ 6 पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से अगले मरहले में पहुंचना मुश्किल दिखाई देता है। कराची किंग्स की 7वीं और अपने 7 मैचेस हारने वाली रावलपिंडीज की 8वीं और आखिरी पोजीशन है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया साहब। सर उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और जैसी आपकी सुबह है आपका पूरा दिन भी गुजरे। नेक तमन्नाओं के साथ तो हम दिन का आगाज़ करते हैं ही, और यही नेक तमन्नाएं हमारे इस वक्त शहर इक़्तिदार के लिए भी हैं, क्योंकि वहाँ तमाम तर इंतज़ाम किए जा रहे हैं और ये कोशिश भी की जा रही है पाकिस्तान की जानिब से एज अ मीडिएटर कि ऊँट पीस की करवट पर बैठ जाए। लेकिन अब ये अमन की करवट पर ऊँट कब बैठेगा ये अभी देखना बाकी है। अमरीकी वफ्द आज इस्लामाबाद पहुंच रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। कुछ ही टाइम के अंदर ये कॉन्फर्मेशन भी आ जाएगा। दुआ यही कर सकते हैं कि हालात किसी अच्छी समत जा सके और ईरान अमरीका के दरमियान कोई मुज़ाकरात की सूरत हाल बन सके। लेकिन ये जो अमन का ऊँट है, ये जब भी किसी भी करवट बैठने की कोशिश करता है, डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल पे कोई ऐसी सोशा छोड़ देते हैं जिससे वो ऊँट जब बेचारा बैठ नहीं पाता, करवट बदलते बदलते खड़ा हो जाता है। इस पे हम आगे चल के मजीद भी बात करेंगे, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी आवर टॉप स्टोरी। अभी जरा कुछ खेल की बात भी कर लेते हैं। और गुज़िश्ता रोज़ वैसे तो PSL में आराम का दिन था, लेकिन पॉइंट्स टेबल पे अगर अब ज़रा हल्की सी नज़र डाल लें तो इस वक्त पेशावर ज़ल्मी इज़ ऑन द टॉप एब्सोल्युटली। क्वालिफाई पहले ही कर गया था और ऑन द टॉप है। और उसके बाद मुल्तान सुल्तान्स हैं। इस वक्त आपको पता है कि जो टॉप 4 हैं उन्होंने क्वालिफाई करना है फॉर द प्ले ऑफ्स। लेकिन टॉप 4 की बड़ी हेयर इज़ द कैच। टॉप 4 की बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन है, बिकॉज टॉप हमारे जो क्वेटा ग्लैडिएटर 6, हैदराबाद 6 एंड उसके साथ लाहौर कलंदर्स भी 6, सो एंड कराची किंग्स ऑल्सो 6। सो इन 4 टीमों के पास इक्वल मार्जिन है टू फिनिश इन 3rd और 4th so that they can go ahead. I think आज लाहौर कलंदर्स के लिए डिसाइडर होगा अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स, कि अगर लाहौर कलंदर्स हरा देती है तो विल सी कि कहाँ पहुँचती है, और अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीतती है तो ऑब्वियसली फिर लाहौर कलंदर्स के चांसेस तो ऑलमोस्ट गॉन हो जाएंगे। ऑल राइट, तो जनाब इस पे तो हम आगे चल के मजीद भी बात करेंगे। नाउ लेट्स गो टू आवर टॉप स्टोरी। आलमी सतह पर बदलती सियासी सूरत हाल
और अमेरिका की तरफ से एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात की जाती है, दूसरे लम्हे ट्रंप का एक ऐसा बयान आ जाता है जिसपे सर धुनने का दिल चाहता है। और अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान ये कि ईरान के साथ जल्द डील हो जाएगी, नाउ वी आर हैप्पी, लेकिन वो किसी भी सूरत बुरी डील नहीं करेंगे। साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मुआहदा ना हुआ तो जंग यकीनी है, और उनसे जब सवाल हुआ कि अगर नहीं हुआ मुआहदा तो क्या होगा, तो उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा लॉट ऑफ बम्स, यानी कि फिर बहुत सारे बम फटेंगे। दूसरी तरफ अब जब ऐसा होगा तो फिर ना ऐसा करोगे तो कौन आएगा, तो फिर ईरान ने भी कहा कि ऐसा करेगा तो कौन आएगा। ईरान ने भी और स्पीकर बाकर कालिबाफ का 2 टॉक जवाब इस पर आया सामने, और उन्होंने कहा कि भाई धमकियों से आप हमसे डील थोड़ी करवा सकते हैं, हम जितना ज़्यादा लीनियंसी दिखा रहे हैं आप उतने ही ज़्यादा मुतालबात हमारे सामने रखते चले जा रहे हैं। इसी पर बात करते हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड सैयद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप साबिक सफ़ीर हैं, साबिक वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी रह चुके हैं। सर अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और आज के शो में हमने आगाज़ ही यही से किया है कि ये क्या मामलात बैठ रहे हैं। रात को खबर कुछ होती है, सुबह तक खबर फ़र्क हो जाती है। इस्लामाबाद तैयारियां कर रहा है कि यूएसए का डेलीगेशन पहुंचेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि डील होगी, लेकिन साथ ही वो बॉम्बिंग की बातें भी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो फैसल आपको और सादिया को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह हम सब के लिए सुबह बखैर है, दुनिया के लिए भी आज की सुबह बखैर हो। पिछले 24 घंटों के अंदर इतनी ज़्यादा डिप्लोमेटिक एक्टिविटी पाकिस्तान में और दुनिया भर में देखी गई है कि जो उम्मीद की शमा जो बुझ रही थी अब वो दोबारा जलने लगी है। पाकिस्तान जो है वो मेरा ख्याल अपनी तारीख की सबसे अच्छी सफारतकारी कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल सबसे मुश्किल सफारतकारी भी कर रहा है। जब इस्लामाबाद टॉक 1 के बाद इस्लामाबाद टॉक 2 की बात शुरू हुई थी तो पूरी दुनिया में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि अब ये जो जंग है ये एक दो या 3 ममालिक के दरमियान जंग नहीं रही, ये एक आलमी जंग में ऑलरेडी तब्दील हो चुकी है। क्योंकि इस जंग के असरात जो हैं वो पूरी दुनिया में फील किए जा रहे हैं। जब ये जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी को तो लोगों ने सोचा था कि ये एक रीजनल वॉर होगी एट द मैक्स, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स हैं वो इतने शदीद थे कि सारी दुनिया की मार्केट्स बैठ गई, पूरी दुनिया में रिसेशन आ गया, और अगर ये जंग चलती रही तो डिप्रेशन की तरफ दुनिया चली जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान की और जो पूरी दुनिया में जो एफर्ट हो रही है उसके अंदर जो है क्या कहते हैं अल्लाह ताला बरकत डाले अपनी, और जो है ना नेगोशिएशंस एज पर प्लान हो जाए। एक और चीज जो मुझे बहुत होपफुल करती है वो ये है कि अब गो के ईरान मना कर रहा है कि जी कि हम अभी नहीं आ रहे, लेकिन अमेरिकन डेलीगेशंस लैंड करते चले जा रहे हैं। जहां रात तक कोई 13 जहाज लैंड कर चुके थे अमेरिका से, जिसका मतलब यह है कि किसी ना किसी लेवल के ऊपर ईरानियों के साथ एक लाइन खुली हुई है, और जो इंटरलोक्यूटर्स या मॉडरेटर्स हैं जिनमें पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और अब रूस और चाइना भी शामिल हो गए हैं, वो पांचों पर उम्मीद है कि ये नेगोशिएशंस ऑन टाइम चल पड़ेंगी। यानी लोग देख रहे हैं कि पहले लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज से नेगोशिएशंस होंगी, अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल और परसों नेगोशिएशंस होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी एफर्ट्स सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि अमेरिका जो है ना वो कोई इस तरह के साइंस दे कि लगे कि जी के क्या कहते हैं कि वो सीरियस है इस सीज फायर को या तो एक्सटेंड करने के लिए या एक मुआहदा करने के लिए। और ईरान ने शर्त रखी है कि हॉर्मुज मैं उस वक्त खोलूंगा जब आप ब्लॉकेड हटाएंगे। सो लेट्स होप सो कि ये दोनों चीजें हो। ठीक है, आपने कहा कि अमेरिका ऐसे साइंस दे, अमेरिका जैसे साइंस दे रहा है वैसे तो मोहल्ले के झगड़े नहीं सुलझते सर, ये तो 2 मुल्कों के मामला चल रहे हैं। सो ऑन अ गिवन डे, in a given moment, Trump is all praising, and then in the next moment, he is all guns blazing.
तो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो 3 मामलात रह गए हैं, बड़े मामलात, वन इज हॉर्मुज, द सेकंड इज न्यूक्स, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंट बात की है, द थर्ड इज सीज फायर। प्रायोरिटी इस वक्त किस चीज़ को रखनी चाहिए, बिकॉज सीज फायर आज ख़त्म हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि पहले मरहले में ज़रा सीज़ फायर को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इसी सीज़ फायर में, इसी सारे अमन के मामले में मरीन्स उतार देते हैं हेलीकॉप्टर से, ट्रम्प जो है ईरानी जहाज़ पर उस पर कब्जा कर लेते हैं, तो ऐसे तो चीज़ नहीं चल सकती ना। क्या हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए एज नेगोशिएटर्स? मेरे ख्याल में आपने बहुत सही चीज की तरफ निशानदेही की है। जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये है कि सब खामोश हो जाए, और जो भी आपने नेगोशिएशंस करनी है और डिप्लोमेसी करनी है वो बिहाइंड क्लोज डोर्स और आमने सामने बैठ के की जाए। और यही पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि किसी तरीके से दोनों जो कॉम्बैटेंट्स हैं उनको पाकिस्तान बुला के, जिस तरह पिछली टॉक्स के अंदर आमने सामने बिठा दिया था, इसी तरह इस्लामाबाद टॉक 2 में भी ये आमने सामने बैठे एक दूसरे के साथ नेगोशिएशंस करें। और जब भी नेगोशिएशंस होती हैं फैसल साहब, एक मिडिल वे फाइंड कर लिया जाता है। सो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी ट्विटर अकाउंट को थोड़ी देर के लिए, 2-3 दिनों के लिए बंद कर दें, ट्वीट्स करना छोड़ दें, और अपने जो डेलीगेशन है उसको ये अथॉरिटी दें कि वो एक पीस डील कर ले उनकी हदायत के मुताबिक, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हो जाएगा। एक और चीज जो होनी चाहिए वो ये है कि अगर क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान की बात मान लें, ब्लॉकेड हटा दें। अगर ब्लॉकेड हट जाता है, हॉर्मुज खुल जाती है, तो नेगोशिएशंस उतनी आसान हो जाएंगी। Right. और पूरी दुनिया जो है वो एक सुख का सांस ली। एब्सोल्युटली। लेकिन आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में से सब ब्लॉकेड हट चुका था? मतलब एक वक्त पे तो खबरें आ रही थी कि जी अमेरिका और ईरान मिलकर माइंस हटा रहे हैं, एंड नेक्स्ट मोमेंट हमने देखा कि मतलब यहाँ से हमारे फील्ड मार्शल साहब ईरान पहुँचे हुए हैं, वज़ीर आज़म साहब दौरा कर रहे हैं, तालिया तक के उनके दौरे हो गए, ऑल ऑफ अ सडन ब्लॉक आ गया, ईरान को रिजर्वेशंस हो गई। सो व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग देयर? वहाँ तक तो हम पहुँच गए थे ऑलरेडी ब्लॉकेड हटाने तक। सादिया, मेरे ख्याल में 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो जो सबसे बड़ी चीज हुई है कि हम 2 कॉम्बैटेंट्स की तो बात करते हैं, अमेरिका और ईरान की, हम जो तीसरा कॉम्बैटेंट है कमरे में, और जो सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं ना बुल इन अ चाइना शॉप है, वो इजराइल है। इजराइल ने जब ये जंग शुरू हुई थी तो ये एक्चुअली जंग ईरान और इजराइल के बीच में थी, लेकिन इजराइल ने बहुत इंटेलिजेंटली अमेरिका को आगे कर दिया। अमेरिका ने ये जंग ओनअप कर ली, और अब ये जंग अमेरिका और ईरान की जंग बन गई है। लेकिन वो जो स्ट्रेटेजिक अहदाफ है जिसके लिए ईरान ने ये जंग शुरू की थी, वो अभी भी मौजूद है। सो जब भी पीस डील ऑलमोस्ट होने वाली होती है, आप जेनेवा को देख लें, आप कतर को देख लें, आप ओमान को देख लें, और अब इस्लामाबाद में देख लें, जब भी पीस डील ईरान और अमेरिका के दरमियान करीब होती है साइन होने के, इजराइल जरूर कोई ऐसी चीज करता है जिससे पीस डील पीछे चली जाती है। 1 नंबर 2 जो है ना, एक और बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो मेरे ख्याल में इस जंग के थ्रू अमेरिका और इजराइल हासिल करना चाहते थे, वो ये थे कि किसी तरीके से जो चाइना का जो इकोनॉमिक इंजन है उसको स्लो डाउन किया जाए। अगर आपने जैसी हॉर्मुज खुली थी, अगर आपने नोट किया हो, तो सबसे ज्यादा जहाज जो है वो हॉर्मुज से गुजर के चाइना गए थे ऑयल के, क्योंकि ऑयल फ्रॉम ईरान इज द लाइफलाइन ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। और इसी वजह से मेरा ख्याल है कि इन लोगों ने सोचा कि ये तो हॉर्मुज खुलने से कोई हालात बजाय उनकी फेवर में जाने के उनके अगेंस्ट ना हो जाए, क्योंकि फिर जो चाइना के ऊपर एक इस वक्त मुश्किल वक्त आया हुआ है वो आसान हो जाएगा। तो उन्होंने ये ब्लॉकेड लगा दिया, लेकिन इस ब्लॉकेड को लगाते हुए वो ये भूल गए कि वो सिर्फ ईरान के ऊपर ब्लॉकेड लगा सकते हैं, जबकि ईरान हॉर्मुज को बंद करके पूरी गल्फ के ऊपर ब्लॉकेड लगा सकते हैं। और अब जबकि ईरान ने ये उल्टा ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगा दिए हैं, तो अगर आप सैटेलाइट से पिक्चर्स देखें तो कई 100 जहाज और एलएनजी कंटेनर्स जो हैं, सॉरी एलएनजी कैरियर्स जो हैं,
वो जो है क्या कहते हैं, गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर फंसे हुए हैं। जी। तो ये एक बहुत बड़ी एक इकोनॉमिक डायलेमा पूरी दुनिया में आ गया है। आपने सही साहब जो बात की, अगर मैं उसी से अपना सवाल डिराइव करूं, इस जंग के शुरू में ये चीज़ थी कि भाई ये मामला जो है वो जौहरी हथियारों का, अभी रिसेंटली ट्रम्प ने कहा भी कि भाई जौहरी हथियार तो मैं नहीं रखने दूंगा ईरान को, लेकिन क्या अब हम इस कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि न्यूक से ज़्यादा बड़ा मसला हॉर्मूज का हो गया? मैं अपनी बात इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि इस जंग से शुरू होने से पहले 3% कंट्रोल था ईरान का ऑन हॉर्मूज, अभी 100% कंट्रोल हो गया है। फिर ट्रंप ने आके ब्लॉकेट कर दिया, एंड द IRGC फैक्टर कि IRGC जो कि ईरान का 50 to 60% इंटरनल ऑयल कंट्रोल कर रहा था, अब उसके पास 100% कंट्रोल आ गया है। तो आप उससे वापस लेने की बात कर रहे हैं, इसको मीडिएट करने की बात कर रहे हैं। सो डू यू थिंक कि हॉर्मूज इज द बिगेस्ट थिंग एंड हाउ टू गो अबाउट इट देन? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं फैसल। देखें, हर वॉर गेम के अंदर क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यानी कि प्ले आउट किया जाता था, लेकिन एक्चुअली जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगी और पूरी दुनिया पर उसका इतना असर होगा कि ये असर जो है वो यूरोप से लेके जापान और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाएगा, किसी ने आज तक सोचा नहीं था। सो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्ट्रेटेजिक वैल्यू जो है, जो इस जंग में सामने आई है, उसने सबको हैरान कर दिया है और ईरान के हाथ में एक न्यूक्लियर बॉम्ब प्लस पकड़ा दिया है। और जो है क्या कहते हैं, ईरान जो है मेरे ख्याल में, लेकिन सब कुछ कहने के बावजूद फैसल साहब मैं ये कहूंगा कि अगर आप सिंसियर हैं इस जंग को खत्म करने में, और मेरे नजदीक दोनों अमेरिका और ईरान इस वक्त चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो जाए। अच्छा। अगर ये नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठे, बिल्कुल मीडिया साइलेंस हो, कोई एक दूसरे यानी कि बिहाइंड आउटसाइड दैट रूम ट्विटर और उसको इस्तेमाल ना कर रहा हो सोशल मीडिया को अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सपेंड करने के लिए, तो किसी भी चीज के ऊपर फैसला लेना कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। चाहे वो न्यूक्लियर इशू हो, चाहे वो एनरिच यूरेनियम हो, चाहे वो hormuz हो, चाहे वो ब्लॉकेड हो, हर चीज यानी कि सॉल्व हो सकती है अगर दोनों आमने सामने बैठे और इस चीज को देयर इज वन थिंग दैट एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट। जब ईरान की डील फाइनल होने की बात हुई, यानी सेकंड दौर की बात होने लगी, हर कोई ये कहने लगा कि अमेरिका की हार हो गई है, ईरान इतनी ज़्यादा इस जंग को सहकर भी आज फाते हैं। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि क्लोजर तो मिल रहा था, लेकिन क्लोजर जो है वो यूएसए की कंप्लीट विन में नहीं आ रहा था, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि अब यूएसए चाहता है कि इसको इतना क्रिटिकल बना दिया जाए और फिर इसको सॉल्व की तरफ लाया जाए कि वो लगे कि ठीक है यूएसए इज़ द डिसाइडर, और ईरान ने मजबूर नहीं किया यूएसए को इस डील को फाइनल करने पर। सादे, यू हैव जिसको कहते हैं ना, हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, एग्जैक्टली यही है। देखिए, अमेरिका अंडर प्रेशर आता है दुनिया से नहीं बल्कि अपनी इलेक्टोरेट से, और इस वक्त जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो अपनी पॉपुलैरिटी की लोएस्ट रेटिंग पर है अमेरिका में, और जो उनके सर के ऊपर मिड टर्म इलेक्शंस खड़े हैं, और उन इलेक्शंस के अंदर अगर रिपब्लिकन पार्टी हार जाती है तो उनके अगले 2 साल उनके लिए बहुत टफ हो सकते हैं। और ये वो एक चीज है जो मेरा ख्याल है उनकी इस वक्त वॉर स्ट्रेटजी को गवर्न कर रही है। वो ये चाहते हैं कि वो यहां से निकले विद अ नोशन ऑफ विक्ट्री, और वो अपने ट्वीट्स के जरिए भी अपनी पॉपुलिस्ट को यही समझाने की कोशिश करें कि वो ये जंग जीत गए हैं। अगर आपने जो पिछले चंद घंटों पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की, अगर आप उसको भी सुने, तो उन्होंने मीडिया को भी काफी डांट डपट की है कि जी कि तुम हमें हमारी विक्ट्री को सही तरीके से अमेरिकन को नहीं दिखला रहे हो। सो एक्चुअली यही चीज है, एक ये बहुत बड़ा बाइंडिंग या मैं कहता हूँ फैक्टर है जो वे डाउन कर रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प की वॉर स्ट्रेटेजी को। सो लेट्स होप सो। देखिए, मेरे नजदीक ईरान को भी मेरा ख्याल थोड़ी सी स्पेस अमेरिकन को देनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा उनको जगह दे दें, वो थोड़ा सा विक्ट्री का नोशन लेके इस जंग को खत्म कर सकते हैं, तो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ इट इज गुड कि इस वक्त पीस आ जाए और ईरान अपने आप को रीबिल्ड कर ले, उसके ऊपर से सैंक्शंस खत्म हो जाएं और वो जो चाहता है वो हो जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना ईरान के लिए कोई इतना बड़ा स्टिकिंग पॉइंट
नहीं होगा। लेकिन अगर उसको ये अश्योरिटी मिल जाती है, दो अश्योरिटीज मिल जाती हैं। एक तो कि उसके ऊपर से सैंक्शंस खत्म हो जाएगी ताकि वो कमिटी ऑफ नेशंस के अंदर जिस तरह हम सारे ममालिक हैं वो भी आ जाएं, और दूसरा ये है कि उनके ऊपर दोबारा इस तरह अटैक नहीं होगा जिस तरह पिछले एक साल के अंदर 2 मरतबा ईरान के ऊपर अटैक किया गया है। Okay. इसके लिए दे आर लुकिंग फॉर गारंटर्स, और पिछले 24 घंटे के अंदर चीन और रशिया बीच में आ गए हैं। सो मेरा ख्याल है कि वो गारंटीज भी मिल जाएंगे। All right. मार्शल रिटायर्ड सईद अहमद खान साहब, इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू ऑन द शो, और हम उम्मीद करने वाले दिनों में भी हम आपको बतौर मेहमान अपने शो में जहमत देंगे। वेल, तो हम बात कर रहे हैं ईरान अमेरिका कशीदगी के हवाले से। इस सारे मामलात में पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है उसकी कोशिशें अभी भी जारी हैं, एंड किसी भी तरीके से हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं। एब्सोल्युटली। इसी पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी ले रहे हैं एक ब्रेक। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ईरान अमेरिका कशीदगी के दरमियान पाकिस्तान की जो मस्बत सफारतकारी की कोशिशें हैं, शो के इस हिस्से में अब उस पर बात करेंगे। और पाकिस्तानी सफारती ज़राए के मुताबिक ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से मस्बत इशारे मौसूल हुए हैं। एंड जस्ट वन अपडेट इन दैट इज़ कि ईरान और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ 24 घंटों में 2 फ़ोन कॉल्स का तबादला हुआ है। अब इस सारी सूरत हाल में कि जब दोनों बेलिजरेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा टफ नेगोशिएटर साबित हो रहे हैं, स्पेशली ईरान विच इज़ प्रूविंग टू बी वेरी टफ नेगोशिएटर, इस सारे मामले में पाकिस्तान अब मज़ीद, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ तक इस मामले को लेकर आया है, पाकिस्तान मज़ीद क्या करे, पाकिस्तान को मज़ीद आगे क्या करना चाहिए, या फिर बहुत से लोग, सादिया वाज वाचिंग फ्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बहुत से लोग नाउमीद होकर ये कह रहे थे कि अब पाकिस्तान ने जितना करना था कर लिया, अब वो इन दोनों को जो करना है वो करने दे। क्या ऐसा हो भी सकता है? दिफाई तजज़ियाकार एयर कमोडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो माय क्वेश्चन टू यू इज़ के सर, हम यहाँ तक लेकर आए हैं दोनों को, और हम अमेरिका से वफूद जो है वो एडवांस टीम वो भी आ रही है। देयर इज़ अ कन्फ्यूजन के जेडी वैंस आते हैं नहीं आते हैं, कहा तो जा रहा है कि जी आएंगे। ईरान की जानिब से जो चीज़ हो रही है वो बिल्कुल आर्डेंट आ रहे हैं कि जनाब ये हमारी शराइत है और अगर ऐसा नहीं होगा हम नहीं आते हैं। पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है। कल 2 मरतबा गुफ्तगू भी हुई वहाँ पे, और आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ ने फिर डायरेक्ट मसूद पेज़ेश्कियान को कॉल किया था और बड़ी अच्छी वो गुफ्तगू रही थी। वेयर शुड पाकिस्तान गो फ्रॉम हेयर? मजीद क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? बहुत शुक्रिया सादिया और फैसल, आपने इनवाइट किया। यू वेलकम सर। देखिए, वो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। उसकी वजह ये है कि दोनों साइड्स के अपने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तो थे ही जंग के दौरान, लेकिन नेगोशिएशन और जो पीस ऑब्जेक्टिव हैं वो भी दोनों के बहुत डाइवर्जेंट हैं। सिंपल कर देते हैं, जिस तरह फैसल आप इशारा कर रहे थे कि बहुत चैलेंजिंग है, स्पेशली ईरान के मैनेज करने के सेंस में इस वक्त हम देख रहे हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पहले भी हुआ था, हिस्टोरिकली तो शायद कई दफ़ा बात कर चुके होंगे, लेकिन चंद दिन में जो पिछले दिनों में हुआ है वहाँ पे भी एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट है, और ख़ास तौर पे अमेरिका की तरफ से डेफिसिट क्रिएट किया गया। देखिए, जब ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोला था तो दुनिया तवक्को कर रही थी, और मैं भी समझ रहा था कि एज अ जेस्टर ऑफ रेसिप्रोकेशन प्रेसिडेंट ट्रंप ही जो ब्लॉकेड है उसको कहेंगे कि हमने भी हटा लिया। अब जो ब्लॉकेड हटाना कोई ऐसा नहीं होता, कोई गेट बंद किया हुआ था, गेट खोल देना है, कोई फाइटर जहाज उड़ रहे थे उनको लैंड करवा लेना था। की तादाद में मौजूद हैं जो ये चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। आप एक सिंबॉलिकली अनाउंस कर देते हैं कि हम भी पुल बैक कर रहे हैं, तो आप 10-20 किलोमीटर भी पीछे ले जाएंगे। अगर बहरी जहाज तो वैसे ही स्लो होता है, तो इट टेक्स टाइम। तो मोर ऑफ अनाउंसमेंट एंड ऑप्टिक्स चाहिए थी, जिसमें वो कर देते तो एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट बिल्ड हो जाता। आपने देखा कि जब इन्होंने ये नहीं किया तो फिर ईरान ने कहा कि हम भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा बंद कर रहे हैं, रेसिप्रोकेशन किया। फिर एक और जो खतरनाक मोड़ हुआ है, जो कल हुआ है, वो ये कि अमेरिका ने कहा कि हमने एक बहरी जहाज रोक लिया है, उसको कब्जा किया है, उसको फायरिंग करके इंजन नाकारक कर दिया है, और फिर वीडियो रिलीज कर दी। जी देखिए, इसको कहते हैं अंग्रेजी में कि एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। जब एक आपने कर लिया अपनी कैपेबिलिटी, अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए जिसने 40 दिन तक कोशिश की थी, जरूरी नहीं था कि बहरी जहाज की वीडियो भी आप रिलीज करते हैं बताने के लिए कि हम ये कर सकते हैं। सबको पता है आप कर सकते हैं। एक जहाज को रोकना
जो ऑब्वियसली बहरी जहाज हो, कोई फाइटर जहाज नहीं है, कोई कॉम्बैट नहीं होनी, उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो इसको एक वीडियो रिलीज करने से एक और एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट खराब होता है, क्योंकि जब सीज फायर है तो फिर आप फायर नहीं कर सकते। सीज फायर का तो मतलब ही यही है कि आप फायर नहीं करेंगे। तो जब आपने कहा हमने फायर करके रोक लिया तो आपने वायलेशन की। तो ये दूसरी वायलेशन ईरान के खिलाफ हुई, जिसकी वजह से मेरा ख्याल ईरान ऑफेंड हुआ है। और हिस्टोरिकली तो कई दफा हम बात कर चुके हो आप भी कि 2015 में जब मुआहदा हुआ, 2018 में रिवोक कर दिया गया, फिर 2025 में आपने देखा कि मुज़ाकरात हो रहे थे, 2 हफ्ते का टाइम दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने और फिर तीसरे दिन हमला कर दिया। 2026 में भी आपने देखा ओमानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि हम एक यादगार एग्रीमेंट के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर हमला कर दिया। तो आई थिंक इस तरह के जेस्चर से आप लोकल जो आपकी ऑपोजिशन होती है उसको तो विन ओवर कर लेते हैं, लेकिन लूज आउट कर देते हैं आप दूसरी पार्टी को जो आपके खिलाफ या आपके मुकाबला कर रही होती है, उससे तो आप ट्रस्ट खत्म कर लेते हैं। आई अंडरस्टैंड प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि जरा सा वो जब सॉफ्ट होते हैं तो उनके ये इल्जाम लगना शुरू हो जाता है कि वो बड़े कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में कर रहे हैं, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वीकनेस मुआहदा करने जा रहे हैं। उनके क्रिटिक बहुत पहले ही बढ़ चुके हैं, तो और ज्यादा अमेरिकन को लगता है कि ये लीवरेज ज्यादा दे दिया। तो जब प्रेसिडेंट टफ होते हैं तो फिर जाहिर है नेगोशिएशन स्टॉल हो जाती है। चूंकि आप खालिद साहब डोनाल्ड ट्रंप की बात करें कि जब वो बोलते हैं और जब उनकी ट्वीट्स आना शुरू होती है, खास करके जब ट्रूथ सोशल के ऊपर उनकी आना शुरू होती है पोस्ट, उसका इम्पैक्ट क्या होता है वो भी हम जानते हैं। एक उनकी पोस्ट हम शेयर करने पर नजर भी आ रही है, वेरी सेज कि जी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर वाज अ कंप्लीट एंड टोटल ऑब्लिटरेशन ऑफ द न्यूक्लियर डस्ट साइट्स इन ईरान, therefore digging it out will be a long and difficult process। तो अब ये मेरे ख्याल में एक वो वाली बात जो आप करें ना खालिद साहब के आप इंसल्ट ऐड करते हैं इंजरी पर, मेरे ख्याल में एक इसका एस्पेक्ट ये भी हमें समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब या उनकी जो पूरी कैबिनेट है वो क्या कह रही है और ईरान क्या कह रहा है। कालिबाज साहब का अभी जो रीसेंट बयान है वो ये कह रहे हैं कि भाई हम इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी ईरान के ऊपर नहीं होने देंगे, और वो हाईलाइट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये डाउनसाइड नज़र आती है यूएस की स्ट्रैटेजी में कि वो ये कह रहे हैं, ईरान कह रहे हैं कि आप हम पे हमले कर रहे हैं और आप गलत कर रहे हैं, और यूएसए कह रहे हैं हाँ हम कर रहे हैं। तो बेसिकली तो उनकी बात सही साबित होती है कि भाई आप इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ वर्जियां करें, गलत आप हैं, हम नहीं है। जी सादिया, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जैसे उन्होंने ये कहा ना कि मैंने ऑब्लिटरेट कर दिया है, तो यकीन करें कि आप मानी देखें जाके नेट पर गूगल में डिक्शनरी में, तो इसका मतलब है नाम और निशान मिटा देना जी। और ये ऑब्लिटरेट उन्होंने 2025 की जंग के बाद भी कहा था कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को और इनके एनरिचमेंट सारे प्रोग्राम को मैंने ऑब्लिटरेट कर दिया है। तो ऑब्लिटरेट का उनसे तो ज्यादा कौन समझता होगा कि क्या मतलब है। और मैंने जून 2025 में भी कहा था कि जितना मैं स्टडी किया पहले भी और उसके बाद भी, ये ऑब्लिटरेट नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। आप B-52 भेज के समझे कि हमने ऑब्लिटरेट कर दिया है। वो टनल्स अंदर होती हैं कई किलोमीटर तक, एक कॉम्प्लेक्स फैला हुआ है, पहाड़ों का सिलसिला है जिसके अंदर ये था। तो 2-4 बंकर बेस्टर भेजने से आप ऑब्लिटरेट नहीं कर सकते, आप डैमेज कर सकते हैं। एनीवे, उस वक्त कहा गया कि हमने दिहाइयां पीछे भेज दिया, सिस्टम पुशबैक कर दिया, तो ये आ ही नहीं सकेंगे। 5-6 महीने के बाद दोबारा आना पड़ गया आपको। तो एक ही बात सच्ची हो सकती है ना, यह ऑब्लिटरेट हुआ था तो या नहीं हुआ था, तो आपने गलत कहा, इसका मतलब नंबर 1। दूसरी जो आप जिसकी तरफ आप सादिया इशारा कर रही थी कि उन्होंने कहा जी मैं न्यूक्लियर डस्ट भी लेकर आऊंगा, ये एक ईगो का मसला लग रहा है। ये नहीं आप लोगों को कोई वॉर ट्रॉफी दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट अभी तक अपने लोगों को मेजरेबल विक्ट्री का कोई ऐसा साइन नहीं दिखा पा रहे। कहने की हद तक तो आप टीवी पे आके अनाउंस कर दें, जो इससे पहले उन्होंने अनाउंस किया कि रिजीम चेंज हो चुकी है, तो वो तो आपकी जज और जूरी जब तक आप खुद हैं तो बड़ा आसान है कहना, लेकिन लोगों को आपने कुछ ना कुछ तो दिखाना है वेरीफाइएबल। तो आई थिंक वो ईरान को ये थ्रेट करते हैं कि हम ये न्यूक्लियर, हालांकि न्यूक्लियर डस्ट की वर्थ सवाए साइकोलॉजिकल या इमोशनल या ईगो के पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा क्या है। वाई नॉट के इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन उठा के लेके वेरीफाई करें कि जनाब हमने वेरीफाई किया, ऑब्लिटरेट हुआ है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, अब कोई थ्रेट नहीं रहा, वो वेरीफाई करें। दुनिया का एक मैकेनिज्म है, एक रूल बेस्ड दुनिया चलती थी पहले, तो रूल बेस अभी चलाएंगे तो ठीक होगा। लेकिन आप टेम्पररी सिर्फ शॉर्ट टर्म एक लिफ्ट गेन करने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी सस्टेन करने के लिए या रिवाइव करने के लिए, एंड डॉलर और ऑयल की प्राइसेस को स्टेबल करने के लिए अगर इस तरह के बयान देंगे तो दुनिया को नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। ओके, जस्ट वन लास्ट थिंग, आई हैव गॉट अ मिनट ओनली सर, एंड दैट इज कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इस सारे मुज़ाकराती मामले में अमेरिका ने जनाब ऑफर्स दे दी, डील्स दे दी, देखें अमेरिका ने कितना अच्छा किया है, जबकि ईरान जो है उसकी ज़्यादा शराइत देने से ये मामला बार बार खटाई में पड़ रहे हैं।
आपको लगता है ये सही आर्ग्यूमेंट है एक ऐसे मुल्क के हवाले से जिसका आपने एक बुजुर्ग लीडर मार दिया, जिसकी 150 बच्चियां मार दी और पता नहीं कितने लोगों को मजीद शहीद कर दिया है? डू यू थिंक इट इज द राइट वैलिड पॉइंट फॉर देम? नहीं फैसल, सिर्फ यहीं से नहीं, थोड़ा सा सिर्फ एक साल के अंदर ही देख लेते हैं ना। पिछले जून से लेकर अब तक 10 महीने में 37 लीडर उस वक्त शहीद किए गए, 19 साइंटिस्ट उस वक्त शहीद किए गए, इस वक्त 49 लीडर शहीद किए गए इंक्लूडिंग आदिल खामनेई, फिर 160 बच्चियां शहीद की गई। फिर आप यहाँ तक आ गए कि आपने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रिजेस को टारगेट करना शुरू कर दिया और कहा कि मैं तहजीब ही खत्म कर दूंगा। तो एक एलिमेंट ऑफ हेट, वॉर हेटियस होती है, नफरत अंगेज होती है, लेकिन इंटेंस ऐड नहीं करनी चाहिए, इंटेंसिटी नहीं बढ़ानी चाहिए। वॉर के नेचर को डायरेक्शन देके, सबको पता है आप सुपर पावर है। जैसे मैं पिछले सवाल के जवाब में कह रहा था कि आप जब वीडियो रिलीज करते हैं एक बहरी जहाज पर कब्जा करने की, तो किसी को शक है कि आप बहरी जहाज पर कब्जा नहीं कर सकते, किसी को शक नहीं है। लेकिन जब आप मैनिफेस्टेशन कर देते हैं, तो जब आप एक ह्यूमिलेशन एलिमेंट ऐड कर देते हैं ऐसी कौम तो को, फिर वो चीजें फिर मजीद खराब करती हैं। आपको वॉर ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं करने दिए। पॉइंट टेकन। थैंक यू सो मच एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और अब उम्मीद ही की जा सकती है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और दुनिया अमन पे कायम है। तो जनाब, इसी के साथ हम ले रहे हैं एक ब्रेक, फौरन से दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। 12 अरब रुपए का प्रोजेक्ट और 6 महीने भी नहीं चला, और क्या ही चलता वो बेचारा, अब तो जगह जगह से ब्लॉक हो गया है, टूट फूट गया है। हम बात कर रहे हैं हैप कैनाल की, जो नया एक कैनाल बनाई गई थी और कहा गया था कि 100 MGD पानी उससे कराची को मिलना है, लेकिन अब कोई जाके, और ये इफ्तिताह भी हुआ था और ठीक ठाक ज़बरदस्त इफ्तिताह हुआ था। सिर्फ एक चीज़ ये कि गुज़िश्ता रात मुर्तज़ा बाब ने गुफ्तगू की एक जगह पे, उन्होंने कहा कि इतने तरक्याती काम हो रहे शहर में, किसी को नज़र नहीं आते, इसलिए क्योंकि मैं अपना बोर्ड नहीं लगाता। क्या करें फिर, नईम भाई का बोर्ड लगा दें। बोर्ड लगाने से मसले हल होते हैं। तो अब तक तो कराची पेरिस बन चुका था, वैसे कराची तो पेरिस ही है आप लोगों की नज़र में। बात कर लेते इसी हवाले से सैफुद्दीन एडवोकेट, नायब अमीर जमात इस्लामी कराची और अपोजिशन लीडर हैं यहाँ बल्दिया उज़्मा में। सैफ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सैफ साहब, ये क्या हुआ है? 12 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, वो जो 45 साल पहले जो इसके बराबर में कैनाल बनी थी वो चल रही है, और ये वाली 6 महीने भी नहीं चल पाई है, नीचे से मट्टी निकल आई है। थोड़ा सा बताएं क्या मसला है? डिजाइन में मसला है, कंस्ट्रक्शन में मसला है, नियत में मसला है? देखिए, इनका कौन सा प्रोजेक्ट है कि बनने के बाद बर्बाद नहीं हो रहा। जो भी सड़कें इन्होंने बनाई हैं उनका भी यही हाल होता चला जा रहा है। शारा नूरजहां की ये बहुत बात करते हैं, शारा नूरजहां, इस बारिश के बाद जाके उसका हाल देखिए कि वो कितनी टूटनी फुटनी शुरू हो गई है। पूरी कराची में यही सूरत हाल है। इसी वजह से कराची में वो कहते हैं तरक्की क्यों नहीं नजर नहीं आ रही। तरक्की इसीलिए नजर नहीं आ रही कि सिर्फ एक चीज नजर आ रही है, पूरे पाकिस्तान में नजर आ रही है। हब बात रही है, देखिए हब नहर 22.4 किलोमीटर का एक टुकड़ा है। इससे पहले 1981 में बनी थी वो। ये जो नई नहर बनाई इन्होंने, इसके बनने से पहले ही ये टूटनी शुरू हो गई थी टेस्टिंग के दौरान। मैं खुद वहां गया, मैंने जाकर देखा, मैंने उसकी वीडियोस बनाई, इसको शेयर किया ताकि तक इत्तला पहुंचे। इन्होंने कहा जी वो टेस्टिंग के दौरान कोई टेक्निकल अमल होता है जिसके नतीजे में टूट हो जाती है, हम ठीक कर लेते हैं, चलिए जी बहुत अच्छी बात हो गई। उसके बाद 13 अगस्त को इफ्तिताह हुआ। 13 अगस्त को इफ्तिताह हुआ तो नहर वैसे भी पूरी नहीं बनी हुई थी, जगह जगह उसमें मट्टी की ढेरियां लगाकर जो है पानी चलाने की कोशिश की जा रही थी। चलिए वो भी मान लिया कि बाद में ठीक कर लेते हैं आप उसको। लेकिन बनने के दूसरे तीसरे दिन से वो इस तरह टूटनी फूटनी शुरू हो गई जैसे आप शीशे की किसी क्रच को उठाकर फेंक दें। 12 अरब 78 करोड़ रुपए लगे हैं, और अगर उसका आप हिसाब लगाएं तो हर मीटर यानी हर गज जो है वो 5,70,000 का बना है हर गज। आप इससे अंदाजा लगाइए। और अभी आपने खुद देखी वीडियो चल रही थी कि मट्टी के ऊपर हाथ से सीमेंट को लेप के वो नहर को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। देखे ना, इस तरह लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, इस तरीके से लोगों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये मेरे और ये तो आपने सिर्फ ये बता दिया ना कि उसकी सीमेंटिंग में और ये ऊपर के काम में क्या मसला है, लेकिन खबरें तो ये चल रही है कि भाई इसकी इंजीनियरिंग में भी मसला है, इसके ग्रेविटी के मसाइल है। मान लीजिए कि ऊपर की जितनी भी ये प्लास्टर है ये सही भी चल रही होती तो पानी का फ्लो हो ही नहीं पाता, 10 जगह पर पानी रुकता इस 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में। देखिए, मैं आपको एक बताऊं ना कि जो करीबी जराए हैं वो ये कहते हैं कि इस नहर पर जो 12 अरब और 78 करोड़ रुपए लगने थे
इन्होंने जो ठेकेदार हैं उन हजरात को 3.5-4 अरब रुपए में कहा कि आप ये काम कर लें और बाकी पैसा फिर हमारे बाबा जान का है, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद फिर जाहिर नहर ऐसी बननी थी कि उसमें कोई जो इंजीनियरिंग प्रॉपर होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। चुनाचा क्या है कि उस नहर का लेवल सही नहीं है। जब वो नहर चलती है ना तो कहीं से वो बिल्कुल खाली नजर आती है और कहीं पर जाकर वो जो है पूरी लबालब हो जाती है। जी, तो उसमें अगर 100 MGD पानी आप चलाएं, 100 MGD पानी चल ही नहीं सकता, क्योंकि होगा क्या कि जब वो नहर भरेगी तो पानी मुख्तलिफ जगह निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका लेवल ठीक नहीं है और उसका पेड़ जगह जगह से निकला हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि 1981 की बनी हुई नहर, उसका लेवल भी ठीक है, वो टूट फूट के बाद मामूली मरम्मत के बाद आज भी चल रही है। नई बनी हुई नहर, मेरा चैलेंज है, मेरा इनको अभी भी वो बंद पड़ी हुई है। अभी आपने देखा इतने सारे यूट्यूबर्स ने वहाँ पर बनाई है वीडियोस और क्या हाल है, जगह जगह टूटी फूटी है, मलबा पड़ा है। अब उसको बाकायदा मट्टी के ढेर लगा के बंद कर दिया गया है ताकि पानी उसमें आगे चले ना, उसको ठीक करना है, इनको क्या करना है। लेकिन वो ठीक नहीं हो सकती। वो ठीक कैसे हो सकती है? वो पानी का लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने एक इंजीनियर हजरात से एक मीटिंग में पूरा दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा भाई देखे ना, इसकी इंजीनियरिंग सही है क्योंकि इसका लेवल ठीक नहीं है, ना इसमें सीमेंट सही लगाया है, ना इसकी थिकनेस वो है जो इसकी सीमेंटिंग की होनी चाहिए, कोई चीज इसकी ठीक नहीं है। तो ये तो एक प्रोजेक्ट है सिर्फ 12 अरब रुपए का, 12.5 अरब रुपए का, लेकिन कराची में तो हजारों अरब रुपया इस तरह जाया हो रहा है। आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास इस साल बिल्कुल ठीक है सैफ 3,500 साहब, अरब रुपए मौजूद। आपका पॉइंट हम तक पहुंचा, वक्त की कमी, लेकिन इस मुद्दे पे बात करते हैं आपको दोबारा मधु करेंगे, बाकी प्रोजेक्ट्स पे बात करेंगे। तो इस तरह कराची का एक और मंसूबा टिचकुले कंपनी की नज़र होते हुए नजर आ रहा है। 100 MGD पानी पता नहीं कब आएगा इस नहर में। ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद इट्स दैट टाइम ऑफ द शो जहां पे एक्साइटमेंट लेवल ऊपर सुपर से भी ऊपर हो जाता है। मैं हूं फैसल करीम, मेरे साथ है साबिक सैमसन और आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। और PSL की अब हम बात करने जा रहे हैं जहां पे पॉइंट्स टेबल, क्योंकि कल मैच था नहीं, आज डबल हेडर है, 2 मैचेस हैं और चारों टीम्स के पास बहुत अच्छा मौका है। वेल, उसमें से एक मुल्तान का तो खैर एक बहुत अच्छा चांस बन ही गया है क्वालिफाई करने का, बट बाकी जो हैं विच रिमेन्स द कोयटा एंड लाहौर, क्योंकि पहला मैच कोयटा लाहौर का है और उसके बाद मुल्तान का मैच है। तो जनाब अब सिचुएशन ये बन रही है कि पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त है फुल मारामारी और कोयटा, हैदराबाद और लाहौर और कराची जो हैं दे आर सिटिंग एट 6. 4 टीमें 6 पॉइंट्स के साथ मौजूद हैं और अब मज़ा आएगा PSL में, जो टू बी वेरी फ्रैंक इतने अरसे से मज़ा नहीं आ रहा था। चलिए इस सब पे हम बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी। अस्सलाम वालेकुम याया भाई, और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। सर सबसे पहले तो ये कि ऐसा हो नहीं सकता कि हम आज के मैच की भी बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, और लेकिन जब पेशावर ज़ल्मी इतना अच्छा कर रहा हो, बाबर इतना अच्छा कर रहा हो और आपकी मौजूद भी हो, तो हम ऐसा हो नहीं सकता कि उस पर सवाल ना करें। बाबर एक कंप्लीट डिफरेंट प्लेयर नज़र आया है, ये बात अलग कि 2023-24 में भी बाबर के 500 रन थे इन द PSL और इस बार भी लग ऐसे ही रहा है कि वो दोबारा 500 की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस बार के बाबर में और पिछले 2 सीजन्स के बाबर में आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? सबसे पहले तो फैसल आपको और सादिया आपको अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच करने के लिए। और मुझे अंदाजा था आप ये सवाल जरूर करेंगे। और चूंकि मैं आपका शो भी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आपका शो जो है वो कहते हैं ना रिवॉल्विंग चेयर, वो तो बाबर आजम के गिर्द ही आपका शो जो है वो ज्यादा बेस करता है। देखिए फैसल, बात जो है ना वो दलाइल के साथ, हकाइक के साथ, और क्रिकेट का खेल जो है वो नंबर्स का खेल है, क्रिकेट की तरह रंग बदलता हुआ खेल है, गेम ऑफ जेंटलमैन इसको कहते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको मद्देनजर रखना चाहिए। नो डाउट जो आपको राइटिंग ऑन द वॉल नजर आ रहा है उसको आपको जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई शक नहीं है इसमें कि बाबर आजम ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, कोई शक नहीं है कि उन्होंने 400+ रन किए हैं, कोई शक नहीं है कि जो उनके साथ श्रीलंकन बैट्समैन है कौशल मैंडिस, उन्होंने 400+ किए हैं, इस वक्त टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं। दोनों के दरमियान 400 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। ये एक एलिमेंट है, ये तस्वीर का एक रुख है। लेकिन
ये कहना कि पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है जस्ट बिकॉज ऑफ बाबर आजम की परफॉर्मेंस की वजह से यहाँ स्टैंड कर रही है, मैं इससे नहीं करूंगा। ऑलराइट, पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो आपको एक टीम एफर्ट नजर आ रही है और बहुत सारे अवामिल हैं। जो इनका पहला मैच था लाहौर में पिंडीज के खिलाफ, वहां पर उन्होंने 215 रन का इनको हदफ दिया और वहां पर जिस तरह अब्दुल समद ने और ब्रिस्वेल ने मैच को फिनिश किया, वो मोमेंटम मिला पेशावर ज़ल्मी को। उसके बाद इनका कराची में एक मैच हुआ, लो स्कोरिंग मैच था और हैदराबाद किंग्स मैन जिनकी परफॉर्मेंस आपने देखी कि बड़ी शानदार रही है कराची में और 3 मैच खेले, तीनों मैच वो जीते हैं। उनका एक लो स्कोरिंग मैच ज़ल्मी के साथ हुआ और ज़ल्मी टूर्नामेंट में पहला मैच हारता और हारते हारते वो बचा। वहां पर बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया इफ्तिखार ने और इफ्तिखार को इस टूर्नामेंट में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन एक बॉलर की हैसियत से उन्होंने नए बॉल के साथ तमाम बॉक्सेस को टिक किया है, अमेजिंग बॉलिंग की है और वो जो एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है एक बॉलर की तरफ से वो कर रहे हैं। फिर आपने देखा कि इस टूर्नामेंट में आखिरी मैच जो पेशावर ज़ल्मी खेला, अली रजा ने 140 प्लस के ऊपर बॉल किया, बहुत अच्छा लगा। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमारा एक नौजवान तेज बॉलर सीम स्विंग के साथ जो है बॉल डाल रहा था, लेकिन अली रजा को अभी बहुत सारे जो मराहिल हैं तय करने हैं। लेकिन उससे पहले बांग्लादेश के 2 बॉलर नाहिद राना और शरफुल इस्लाम, उन्होंने इस टीम को खड़ा किया। 7 विकेटें ली नाहिद राना ने, सिर्फ 2 आउट किए शरफुल इस्लाम ने, लेकिन उन्होंने पंजे गाड़ने का मौका फराहम किया पेशावर ज़ल्मी को। फिर पेशावर ज़ल्मी का मिडल ऑर्डर अगर आप देखें, 2 मरतबा उन्होंने 240 प्लस किए हैं एंड क्रेडिट गोज टू, नो डाउट बाबर आजम बहुत अच्छा खेले, नो डाउट कौशल मेंडिस बहुत अच्छा खेले, लेकिन आपको इस चीज को भी देखना होगा कि अब्दुल समद ने जिस तरह कराची के खिलाफ आके हिटिंग की थी और उसके बाद फरहान यूसुफ जो पाकिस्तान अंडर 19 के कैप्टन है और पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर में बैट्समैन मयसर नहीं है। मेरी बेस्ट विशेस है फरहान के साथ कि उनको मौका मिले और वो चिप इन करें। उन्होंने जिस तरह ग्लैडिएटर के खिलाफ आकर अटैक किया, ये सारे वो अमाविल हैं जो जमा हुए तो यहाँ पर आकर रुकी है पेशावर ज़ल्मी की टीम। लेकिन अभी इसके इम्तिहान खत्म नहीं हुए क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ, कहते हैं ना कि बहुत वक्त से पहले हासिल कर लिया है। या ऑफ कोर्स, और आगे जाकर देखना होगा, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी टीम्स बहुत अच्छा कर रही होती है शुरू से, बट प्लेऑफ्स के अंदर की सिचुएशन ज़रा अलग हो जाती है। वेल ऐसा हो, अच्छा है कंपटीशन देखने को मिले। मुल्तान का आज मैच है पिंडी से, पेशावर के बाद दूसरी तगड़ी टीम हमें मुल्तान ही नज़र आती है, फिर नीचे की जो 2 टीमें हैं वो काफ़ी फ़र्क नज़र आता है आपको बाकी टीमों से उनका। डू यू थिंक क्या गलत हो गया इस बार हमारे से, मतलब ऑक्शन में मसाइल हो गए, व्हाई ओनली 2 टीम्स आर स्टैंडिंग आउट और बाकी सारी पीछे लगती हैं? कुछ भी गलत नहीं हुआ सादिया। ओके, देखिए वो कहते हैं ना कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्रिकेट एक कमर्शियल गेम है और कमर्शियल का मतलब यह है कि आपको खेल के पैसे मिलते हैं, आपको काम करने के पैसे मिलते हैं और आपको जिस काम करने के पैसे मिलते हैं फिर आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ों को, डिसिप्लिन को, परफॉर्मेंस को और दीगर अवामिल को जो है वो टिक करना पड़ता है। हम बात कर रहे थे कि जी दुनिया की लीग में ऑक्शन होता है, हमारी लीग में ड्राफ्ट होता है, हो गया जी ऑक्शन, टाइम चले गए, 8.5 करोड़ में नसीम शाह चले गए, 8 करोड़ में हारिस चले गए, 7 करोड़ में शाहीन आफरीदी चले गए, 7 करोड़ में रिजवान चले गए, 7 करोड़ में बाबर आजम चले गए। ये शायद इन टर्म्स ऑफ मनी इससे ज्यादा ये डिमांड करते हैं, इससे ज्यादा जो है इनको मिलने चाहिए। लेकिन आप अपनी क्रिकेट देखिए, आप बोलते हैं कि फला बॉलर जो है वो नई बॉल कर सकता है, फला बॉलर जो है वो पुराना बॉल का बॉलर है, ये बैट्समैन को आपने मिडिल ऑर्डर में गलत खिला दिया, इसको तो ओपनर होना चाहिए था क्योंकि ये तो खेलता ही ओपनर है, आपने ओपनर को मिडिल ऑर्डर खिला दिया, ये आपने गलत किया। सादिया और फैसल, अगर ये सब कुछ इन सबकी मर्जी से होने लगे, पैसे भी आप इनको इनकी मर्जी के दें, जहां पर ये खेलते हैं वहां पर इनको आप खिलाएं, तो भाई फिर इनको खिलाने की क्या जरूरत है, फिर आप रोबोट को नहीं खिला लें। ये क्रिकेट तो डिमांड करता है आपसे परफॉर्मेंस की, और उसके बाद भी अगर आपसे परफॉर्मेंस ना हो तो इनको थैंक यू वेरी मच कहना चाहिए। आज अगर आपकी क्रिकेट टीम स्ट्रगल कर रही है जस्ट बिकॉज ये प्लेयर्स की वजह से स्ट्रगल कर रही है। आप मुझे बताइए कि सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने जो 2025-26 का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक कैटेगरी में किसी को नहीं रखा, खाली छोड़ दी। बड़ा शोर हुआ यार, एक कैटेगरी में किसी प्लेयर को नहीं रखा।
आप मुझे दिल पर हाथ रखकर बताइए, बिल्कुल सही बात। एक कैटेगरी में शाहीन, रिजवान और बाबर आजम, इनकी परफॉर्मेंस इस मायार की बैनुल अक़वामी क्रिकेट में है कि इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कहीं सर उठाने का जो है मौका फराहम किया है। आप मुझे बताइए कि अगर एक कैटेगरी में ये थे तो क्या ये एक कैटेगरी की परफॉर्मेंस है, और एक कैटेगरी में इनको नहीं रखा तो क्या क्रिकेट बोर्ड ने गलत किया? नहीं, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। और जहाँ तक आपने बात की, मैं अब याया भाई, क्योंकि आपका एक वसी तजुर्बा है क्रिकेट जर्नलिज्म का, मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, ठीक है। और अभी हम मतलब कि गिन लें, हर टीम से प्लेयर गिन लें, जो परफॉर्म कर रहा है वो सब ओपनर हैं। अभी मतलब कि आखिर में लाहौर ही रह गई थी और वहाँ से भी फारूक ने आके ओपनिंग स्लॉट में परफॉर्म कर दिया। तो हमने ऐसे ही अदराए मजाक अपने शो में ये भी कह दिया, मुबारक को एक और ओपनर हुआ है। सो द प्रॉब्लम इज लाइज विद इन द ऑर्डर। अब आप जो बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उससे अग्री नहीं करते। बहुत सारे लोग कहते हैं जिसका जो नंबर है वही खेले। हमारे पास शान मसूद एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। शान मसूद कंसिस्टेंट 40 के एवरेज से बैटिंग कर रहा है इस PSL में। स्ट्राइक रेट तो बहुत ही तगड़ा है, ओपनिंग बैट्समैन है, लेकिन उसने देखा कि जब जगह नेशनल टीम में नहीं बन रही है, इवन फ्रेंचाइज टीम में ओपनिंग की जगह नहीं बन रही है, तो वो नीचे आया। जब आप रेड बॉल के पक्के प्लेयर होते हैं तो आप सिचुएशन के हिसाब से किसी भी पोजीशन पे खेल सकते हैं। मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा सा और उन लोगों को जवाब दें, आया भाई, जो ये कहते हैं कि जिसकी जो पोजीशन वो वहीं पे खेले, और मिसाल बनाए ज़रा शान मसूद को। फैसल करीम साहब, बात दरअसल ये, मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ शान मसूद का, लेकिन मुझे लगता है कि अगले आने वाले 6 महीने, साल शान मसूद के लिए मेक और ब्रेक होंगे। या तो वो बहुत ऊपर जाएंगे, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, ना मैं कोई हाथ की लकीरें देख के जो है वो आपको किस्मत का हाल बता रहा हूँ, या वो आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। आपने बहुत अच्छी बात की कि प्लेयर वो होता है जहां टीम को उसकी जरूरत हो वो आपको परफॉर्म करके दे। 99 वर्ल्ड कप की मिसाल आपके सामने है। अब्दुल रज़ाक को लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने नंबर 3 पर खिलाया, क्योंकि इंग्लैंड में हमारे जो बैट्समैन है वो जल्दी आउट हो जाते थे, तो उनको कहा गया कि आपने जो है वो बॉल को पुराना करना है, आपने पिच के ऊपर वक्त गुजारना है, आपने विकेट नहीं गिरने देनी। आपने उनको टास्क दिया, उन्होंने आपको जॉब डन करके दिया। लेकिन मसला यहाँ पर यह है फैसल भाई, जो आप अभी बात कर रहे हैं शान मसूद की, शान मसूद जो है ही इज नाउ 36 प्लस। अब वो 34-35 के प्लेयर नहीं है, इंतहाई माजरत के साथ। अगर आप क्रिकेट को समझते हैं, अगर आप क्रिकेट को जानते हैं, तो अब उनको इससे आगे जाकर परफॉर्म करना चाहिए। अभी आप मुल्तान सुल्तान की बात कर रहे थे, इस टूर्नामेंट में मुल्तान सुल्तान जीते या नहीं जीते, लेकिन इस टूर्नामेंट की अगर क्रिकेट खेलने वाली, बेस्ट क्रिकेट खेलने वाली कोई टीम है, नो डाउट अबाउट दैट, वो है मुल्तान सुल्तान। उन्होंने जो क्रिकेट खेली, आपको उनकी क्रिकेट देखकर मजा आ रहा है। उनके जो खिलाड़ी हैं वो उस तर्ज के क्रिकेट खेल रहे हैं जो ये T20 क्रिकेट डिमांड करती है। साहबजादा फरहान नहीं खेले, उनकी जगह उन्होंने अवैस को मौका दिया। आप देखें, उन्होंने उनकी कमी को महसूस नहीं होने दिया। 37 साल के स्टीव स्मिथ खेल रहे हैं, वो जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं वो आपके सामने है। एश्टन टर्नर, ये सिर्फ मुल्तान सुल्तान के कप्तान नहीं है, बिग बैश में ये पर्थ स्कॉचर के कैप्टन थे, वो जिस तरह की कप्तानी कर रहे हैं। उसके अलावा फिलिप जोशी जिस तरह की अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर उसके अलावा 41 ईयर ओल्ड के पीटर सिडल जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं। फैसल आपके सामने है, हमारे वो नौजवान खिलाड़ी जो नया बॉल नहीं डाल सक रहे, जो इन पिचेस के ऊपर बॉल हिला नहीं रहे। आप देखिए, पीटर सिडल विकेट भी ले रहे हैं, रन्स भी रोक रहे हैं, शानदार बॉलिंग भी कर रहे हैं। तो तजुर्बा उनका अपनी जगह मौजूद है। लेट्स कम टू द शान मसूद। देखिए, शान मसूद के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो कराची किंग्स में खेले, उनको लेट ऑर्डर में बैटिंग कराई गई, डिलीवर नहीं कर सके। शान मसूद इसी तरह के क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन शान मसूद हो गए और बाबर आजम हो गए। अब इस परफॉर्मेंस को उनको ट्रांसलेट करना है इंटरनेशनल क्रिकेट में। पाकिस्तान टीम अब जा रही है बांग्लादेश। अब ये 35-40 नहीं चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट को। हमने कोई ढोल नहीं बजाना बाबर आजम के 400 रन को लेकर PSL में। हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में इस परफॉर्मेंस को ट्रांसलेट करना है। इनसे हम डिमांड कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान टीम को जिताएं। शान मसूद जो है काफी अरसे से कप्तान है, लेकिन पाकिस्तान टीम होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से हार गई, होम ग्राउंड पर वेस्ट इंडीज से सीरीज नहीं जीत सकी। तो शान मसूद को सिंगल हैंडेडली अब पाकिस्तान को जिताना होगा। अदरवाइज फिर ना बाबर आजम की जरूरत है और ना शान मसूद की जरूरत है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाऊं, 2019 से 2022 तक पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हुई। बाबर, रिजवान जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट में रहे, इनिंग का आगाज किया, लोगों ने उनके स्ट्राइक रेट पर बात की, आपके शो में भी बहुत ज्यादा बात होती है। हुआ क्या 2019 से 2022 तक?
आप जिम्बाब्वे से खेल रहे थे, आयरलैंड से खेल रहे थे, आप नामीबिया से खेल रहे थे, आप न्यूजीलैंड से खेले, इंग्लैंड से खेले, ऑस्ट्रेलिया से खेले, लेकिन इन टीमों ने पाकिस्तान के साथ ना अपनी ए टीम को ग्राउंड में उतारा, ना बी टीम को ग्राउंड में उतारा। तीसरे दर्जे की टीम पाकिस्तान के साथ वो खिलाते रहे। हुआ क्या, आप इनके खिलाफ परफॉर्म करते रहे और उसके बाद आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट का पट्टा बिठा दिया और ये हमारे जो खिलाड़ी थे वो कहने लगे जी आईसीसी रैंकिंग में तो नंबर 1 है। पाकिस्तान टीम आईसीसी रैंकिंग में नहीं है, लेकिन हमारे नाम नेहाद स्टार्स जो थे वो वहां पर आपको नजर है। 2022 से पाकिस्तान क्रिकेट की खराबी कैसे शुरू हुई? 2022 में T20 वर्ल्ड कप हुई, 2023 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप इंडिया, 2024 में T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 में भारत और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप। आपको बड़ी टीमों से खेलने का मौका मिला और ये जो नाम स्टार थे आपके वो एक्सपोज हुए और आपकी टीम इन टूर्नामेंट्स में कहीं आपको दिखाई नहीं दी। आपकी टीम आखिरी 4 टीमों में गई नहीं। तो अब आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया है, आजकल हमारे कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो सिर्फ कुछ खिलाड़ियों का डब्बा बजाकर जो है वो ये समझते हैं कि जी बस एक क्रिटिसिज्म हो रहा है। देखिए जो बाबर आजम पे क्रिटिसिज्म कर रहा है, जो रिजवान पर क्रिटिसिज्म कर रहा है, पॉइंट टेकन सादी आपसे इजाजत के साथ। या भाई जो आपने कर रहा था बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान टीम में ये मौजूद है लेकिन पाकिस्तान टीम जीत नहीं रही। ओके अब इसमें जो आपने बात की और ये हमारा तो बड़ा और ये मसला आज का नहीं है, ये बी और सी स्ट्रिंग्स टीमें तो सरफराज के टाइम से आ रही थी। सो द प्रॉब्लम इज के अब ये खिलाड़ी की गलती तो नहीं है ना या भाई कि वो बी और सी, वो तो नहीं कहता कि भाई ऑस्ट्रेलिया से या न्यूजीलैंड से खिलाड़ी बाबर आजम, रिजवान, सलमान अली आगा ये नहीं कहता कि मुझे आपकी ये वाली टीम चाहिए। ये काम किसका है? ये काम किसका है या भाई कि वो तगड़ी टीमें पाकिस्तान इनवाइट करे और हमारे प्लेयर्स जो हैं वो फिर उनके खिलाफ खेल के अपने स्किल्स जो है उसको शार्पन करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ। आप मेरे घर आइए और मेरे घर आप कुछ तारीफ लेकर आएंगे कि जी मैं पहले दफा आपके घर आया हूँ तो मैं आपको वेलकम करूंगा, लेकिन अगर आप मेरे घर आए कोई आप जो है वो जेस्चर के तौर पर कोई तोहफा नहीं लेकर आए तो मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए। मैंने तो आपको इनवाइट किया है, मैंने तो आपको खाने पे बुलाया है, तो बिल्कुल हम जिसके साथ खेल रहे हैं हमको वहां पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ आपने सरफराज की बात की। सरफराज को जब कप्तान बनाया गया तो सरफराज की क़ियादत में पाकिस्तान 11 मुसलसल T20 सीरीज जीता। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये हमारा कसूर नहीं है कि हमारे सामने जो है वो छोटी टीमें खेल रही हैं। हमारे सामने जब छोटी टीमें खेल रही थी और हमने उनके सामने बड़ी परफॉर्मेंस दी तो ये जो प्लेयर थे उनको फिर कहीं तो परफॉर्म करना चाहिए था फैसल भाई, कहीं तो पाकिस्तान के लिए कुछ कर देते, कहीं तो पाकिस्तान को जिता देते। हम 2022 में ऑस्ट्रेलिया में जो है वो वर्ल्ड T20 का फाइनल खेले, शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हो गए और हम जो है वो फाइनल हार गए। वहां पर आपको याद है ना कि अगर एडिलेड में नेदरलैंड की टीम जनूबी अफ्रीका को नहीं हराती तो शायद हमारी पहले फ्लाइट का टिकट जो था वो बुक हो चुका था। वो तो हम इफ एंड बट के ऊपर चले गए। मैं दोबारा से आपसे यही कह रहा हूँ कि दुनिया में आपको क्रिकेटर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया की टीम आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं खेली ना इस वर्ल्ड कप में, आखिरी 4 टीमों में नहीं आई, ना उनके पास पैट कमिंस थे, ना उनके पास उनके कप्तान मिचेल मार्श थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने घर में जाकर ठोका ना भारत को 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में। अनबीटन टीम को उन्होंने नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हराया। पैट कमिंस ने, उसके साथ उनके जो मिचेल स्टार्क थे, ट्रेविस हेड ने सिंगल हैंडेड टीम को जिताया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। भाई ये जो बड़े बड़े नाम आपके साथ हैं, हर टूर्नामेंट में ये जाते हैं, लेकिन आपकी टीम सिर्फ टूर्नामेंट में छू कर वापस आ जाती है। आप इसको जस्टिफाई करेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया याया हुसैनी भाई फॉर योर टाइम एंड वी वुड डेफिनेटली मज़ीद आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे बिकॉज PSL अभी जारी है और आपका तज्जिया हमें हासिल करना है। हमें लेनी है ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले ये सेगमेंट हमारा मुकम्मल नहीं होगा इस जिक्र से कि आज हम एक ऐसी अजीम शख्सियत को याद कर रहे हैं कि जिनके ख्वाब ने एक कौम को रास्ता दिखाया। मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 88वां यौम वफ़ात आज अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और अल्लामा इकबाल 21 अप्रैल 1938 को इस दुनिया से रुखसत हुए, मगर उनके अफ़कार आज भी ज़िंदा है। इकबाल ने ना सिर्फ मुसलमानों को खुदी का दर्स दिया बल्कि एक अलहदा वतन का तसव्वुर पेश किया जो बाद में पाकिस्तान की सूरत में
हकीकत बना 1930 का वो खुतबा इलाहाबाद, वही कहा जाता है कि कसर पाकिस्तान की बुनियाद की पहली ईंट बना। और उसके बाद शायरी, उनकी शायरी सिर्फ लफ्ज़ नहीं पैगाम है। वो पैगाम सिर्फ एक ज़बान में नहीं, मुख्तलिफ़ ज़बानों में है। और यही वजह है कि वो स्पेन में गरनाता की स्ट्रीट हो जो कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम से मंसूब है, या फिर ईरान में अल्लामा मोहम्मद इकबाल को इकबाल लाहौरी के नाम से जाना जाता हो। आप यकीन मानिए कि जितने दीवाने अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में नहीं हैं, उससे ज़्यादा फ़ारिस ईरान में हैं। और उनकी जितनी भी तसानीफ़ हैं, उनकी जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी उनके मजमुआत हैं, उनके मुख्तलिफ़ ज़मानों में तर्जुमे इस बात का इशारा देती है कि इकबाल कितने बड़े शायर थे। आज का दिन सिर्फ याद करने का नहीं बल्कि अहद करने का दिन भी है कि इकबाल के ख्वाब को समझें, उस पर अमल करें और पाकिस्तान को उसी रास्ते पर आगे बढ़ाएं जिसका तसव्वुर उन्होंने दिया था। सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, उम्मत मुस्लिमा को उस रास्ते पे लेके जाएं जिसका इकबाल ने ये ख्वाब दिया था कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, शॉर्टली दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। हमें दोबारा ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों पहले मंकी पॉक्स फैलने की खबरें आई और बहुत सारे केसेस सामने आए, नासिर खैरपुर, कराची तक के केसेस आए और अब HIV की बातें की जा रही हैं और HIV के नंबर्स में इजाफा मुसलसल होता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद में जनवरी 2025 से मार्च 2026 के दौरान अगर बात की जाए तो 618 HIV के केसेस सामने आए हैं और HIV हो या फिर मंकी पॉक्स, दोनों मोहलिक बीमारियों के फैलाव में एक ख़तरनाक मुमासलत सामने आई है और वो ये कि गैर महफूज तिब्बी तरीका इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से ट्रीटमेंट के जो मशीनरी है उसको साफ़ नहीं किया गया, हाइजीन का इस्तेमाल, हाइजीन तरीके से ख्याल नहीं रखा गया जिसकी वजह से ये बीमारी ज़्यादा फैली। अब सरकारी अस्पतालों में जो सिरिंजेस का दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, ये एक बड़ी वजह समझी जा रही है कि ये जो HIV वायरस है एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो रहा है। और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर बच्चे हो रहे हैं। जी हाँ, चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं। आज इस अहम मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर वबाई अमराज डॉक्टर राना जावेद असगर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया इस बहुत ही अहम मामले पे हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, जब अभी मेरी को-एंकर सादिया ये बात कर रही थी कि सरकारी अस्पतालों में जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए तिब्बी आलात के लिए वो नहीं लिए जाते हैं, वो जस्ट थिंकिंग कि ये तो वो नंबर्स हैं जो कि सामने आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो सामने आते भी नहीं होंगे, वल्लाह आलम रिपोर्ट भी नहीं होते होंगे। क्या हम एक बहुत बड़े टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं व्हेन इट कम्स टू HIV मंकी पॉक्स और वो आहिस्ता आहिस्ता टिक टिक करता जा रहा है एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट टू ब्लास्ट? बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम आपने प्रोग्राम में बुलाने का। और ये वाकई आज का एक अहम मौजू है। जो इस्लामाबाद के 618 केस तकरीबन पिछले 15 महीने में आए हैं, वो अगर हम उसको महीनों पे डिवाइड करके देखें तो वो कोई एक्सेस केसेस या आउटब्रेक हमें नहीं नज़र आती। वो यहाँ के रूटीन केसेस हैं जो तकरीबन हर महीने इतने रिपोर्ट होते हैं, वो एक अलग है। लेकिन हमारे सामने इस वक्त तोसा शरीफ पंजाब के अंदर, उससे पहले खैरपुर में आपको मंकी पॉक्स और इस तरह के बहुत सारे केसेस पिछले 5-7 सालों में हमें मिले हैं। इन सारों को का फैलने का तरीका एक ही है, वो यही है कि अस्पतालों में जिसे हम कहते हैं कि इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस नहीं हो रही, यानी कि एक मरीज की बीमारी दूसरे को आसानी से लग जाती है। और इसमें मैं थोड़ा सा फर्क ये कर दूं कि जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं वहां तो हालात खराब हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आप बहुत ज्यादा पैसा जी तो सब जगह एक जैसे बुरे हालात हैं। और मैं एग्री करता हूं आपसे कि हम एक बहुत बड़े टाइम बम पे बैठे हुए हैं और हम अब जिधर भी टटोलेंगे वहां हमें ऐसी ही सूरत हाल नजर आएगी। डॉक्टर साहब देखिए, ये बहुत अफसोस होता है, हम पाकिस्तान में पोलियो को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है, और फिर हम ये बोलते हैं कि जी ये पोलियो वायरस जो है ये हमारे जो पानी की लाइनें हैं उनमें सूज की लाइनें मिक्स हो जाती हैं, पोलियो वायरस वहाँ से ट्रांसफ़र होता है, बच्चों तक मुंतकिल होता है। फिर हम कहते हैं कि जी वालिदैन पोलियो वायरस की जो है ड्रॉप्स हैं बच्चों को नहीं पिलाना चाह रहे। एक ऐसी चीज़ है, दुनिया इन सारे मराहिल से निकल कर आगे पहुंच चुकी है। ये बहुत बेसिक चीज़ है ना कि आप प्रैक्टिस में क्यों प्रिकॉशंस नहीं ले पा रहे, जो भी मेडिकेशन की प्रैक्टिसेस हैं। तो वही बात आती है बार बार कि
मसले का जो हल है वो आपकी प्रैक्टिस में और सिस्टम ठीक करने में है। तो हम इस सिस्टम को ठीक करना चाह नहीं रहे या हम कर नहीं पा रहे, हमारी सलाहियत नहीं है? नहीं, हमारी सलाहियत बिल्कुल है, और पाकिस्तानी डॉक्टर्स या पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स पूरी दुनिया में की पोजीशंस पे काम करते हैं। तो आपको पता है हमारी डॉक्टर सानिया निश्तर इस जी, वक्त एक बिल्कुल। गावी जो पूरी दुनिया में इम्यूनाइजेशन का एक सबसे बड़ा इदारा है उसको हेड कर रही हैं। तो टैलेंट मौजूद है पाकिस्तान के अंदर और कैपेसिटी भी मौजूद है। प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम के अंदर जो डिसीजन मेकर्स या पावर जिन लोगों के पास आ जाती है हेल्थ सिस्टम में भी, उनका हेल्थ का बैकग्राउंड नहीं होता। और जिस तरह पोलियो का आपने एग्जांपल दी, आखिर क्या वजह है कि हम पोलियो नहीं खत्म कर सक रहे और 20 साल से हम उसी चक्कर में घूम रहे हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो आपके पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं या हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं वो ये ड्राइव नहीं कर रहे हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर वाले लोग इसको मैनेज करते हैं। तो वो जिसका काम उसी को साझे वाली बात है कि जिन लोगों का ये शोबा है उनको ये मिलना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि क्यों नहीं हमारे मुल्क में ये जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस है वो क्यों नहीं हो रही, और क्यों एक हॉस्पिटल आप जाते हैं कि बीमारी का इलाज करवाने और दूसरी बीमारी लेके आ जाते हैं। उसकी वजह बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ प्रिवेंटिव केयर पे, जिसे हम कहते हैं कि बीमारी होने से पहले जो बचाव के तरीके हैं उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती। जब बीमार हो जाने के बाद तो अस्पताल मौजूद है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी करती है, लेकिन बीमारी से बचाव के लिए गवर्नमेंट की अपनी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। कोई नहीं का मतलब ये कि बहुत कम है। ओके डॉक्टर साहब, आप एक तो प्राइमरी केयर की बात कर रहे हैं और अब हमारी मालूमात में इजाफा कीजिएगा, ये जो इक्विपमेंट की स्टरलाइजेशन है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये एक डॉक्टर से ज़्यादा एक पैरामेडिक पे इसकी जिम्मेदारी आती है, राइट? तो आपको क्या लगता है कि नेग्लिजेंस वहाँ पे है, उस तरफ है, निचली सतह पे है कि वो लोग ये काम सही नहीं कर रहे, इस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं? और अगर तो ऐसा है तो फिर क्या किया जाए? सख्ती की जाए? इससे निपटने का तरीका क्या है? देखिए, डॉक्टर की जिम्मेदारी फाइनल है, क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है, उस क्लिनिक का हेड होता है। जो भी डॉक्टर साहब हो, जो सर्जन है बेशक, तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि इंश्योर करें वो कि उनका ऑपरेशन थिएटर के अंदर सारे प्रोसीजर्स प्रॉपरली हो रहे हो, उनका इक्विपमेंट जो है स्टरलाइज प्रॉपरली हो। जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जिम्मेदारी है वो आपके डॉक्टर साहब पे ही आती है। अब ये है कि क्यों नहीं लोग करते? एक तो वजह ये है कि इसकी आगाही नहीं है, लोग इसको बड़ा माइनर लेते हैं। और जिस तरह मसलन लोग ये बाज दफा ये करते हैं कि सिर्फ आगे से नीडल बदल देते हैं, पीछे इंजेक्शन वही होता है। उनको ये नहीं पता या किसी ने उन्हें बताया नहीं है कि जब आप ब्लड ड्रॉ करते हैं, हल्का सा भी उसमें थोड़ा सा पीछे खींचते हैं तो वो माइक्रो जो ब्लड के हिस्से हैं वो आपकी सिरिंज में आ जाते हैं और अगले मरीज को लग जाते हैं, जो खासतौर पे प्रोबेबली तोसा वाले वाकया में ऐसा ही हुआ। तो एक तो अपने स्टाफ को प्रॉपरली एजुकेट करना और उनको इसकी एम्फेसिस देना और इसके साथ अकाउंटेबिलिटी लेके आनी कि अगर आपने ऐसा ना किया तो आपको ये सजा होगी। और वो जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे, इस तरह के लैप्सेस होते रहेंगे और हमारे बच्चों की जानें खतरे में रहेगी। राइट, अवेयरनेस का फुकदान, गुर्बत और फ्री केयर, यानी फ्री हेल्थ केयर जो हमारे यहाँ प्रोवाइड की जाती है, और हमारे पास जितनी बड़ी तादाद में पॉपुलेशन है उतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है। ज़्यादा गरीब आवाम उसी का रुख करते हैं। अब ये जो तौसा वाला केस आप बात कर रहे हैं, वहाँ उनके पास सिरिंजेस, वो कहते हैं जी हमारे पास सिरिंजेस नहीं होती। जी हाँ, देखिए बहुत सारे मसाइल हैं और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि अभी हम फोकस तो गवर्नमेंट के फ्री हॉस्पिटल पे कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे भी इसकी का इत्मीनान बख्श प्रोसेस नहीं है। वहाँ भी इन्फेक्शन एक मरीज से दूसरे को लगने का खतरा बढ़ जाता है। हो सकता है बड़े हॉस्पिटल के प्राइवेट में जो बहुत महंगा है जरा कम हो, लेकिन ऐसे हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में आप हाथ की उंगलियों पर गिन सकते हैं जिनके इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस स्ट्रांग है, जहां पे एक मरीज को दूसरी बीमारी से लगने की का खतरा नहीं है। बिल्कुल बाकी आपकी बात सही है कि इतनी ज्यादा आबादी है, हमारी गुर्बत है, तो इसके लिए जो गवर्नमेंट को करना चाहिए वो ये है कि वो इन्वेस्ट करे प्रिवेंटिव केयर के ऊपर, यानी कि लोगों को बीमारियों से बचाए कैसे। वो जब आप बचाएंगे तो फिर आपका फिर इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। डॉक्टर राना जावेद असगर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। ऐसा इशू के जिस पे जितनी बात की जाए कम है। एक ब्रेक ले रहे हैं, शॉर्टली दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक।
प्री हज फ्लाइट ऑपरेशंस का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और इस साल तकरीबन 1,19,000 सरकारी आज़मीन जो है ये फरीज़ा अंजाम देंगे। 468 परवाज़ें इनके लिए चलाई जाएंगी और 18 तारीख से ये शुरू हुई थी और आज जो है ये 21 मई तक जारी रहेगा। अच्छा, इस बार की सहूलियात है उनमें कुछ नुमाया इजाफा भी किया गया है, तो वो क्या क्या सहूलियात हैं हुज्जाज कराम के लिए, इस सब पे हम बात कर लेते हैं। और जिस तरह का ज़बरदस्त, एक तो यहाँ से उनको जब रवाना किया जा रहा था और फिर वहाँ वेलकम भी किया गया, वो भी बड़ा फ़कीदुल मिसाल था। अब्दुल वहाब सोबरो साहब डीजी हज मौजूद है हमारे साथ, आप जद्दा में ही हैं। अब्दुल वहाब साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वहाब साहब, कितने आज़मीन को अब तक ले जाया जा चुका है, कितने आज़मीन पहुँच चुके हैं, कितने रह गए, पहले तो ये बताइए। जी, आपको पता है कि 18 अप्रैल से ये शुरू हुआ है जी। और कल रात की जो लास्ट फ्लाइट आई थी उसके मुताबिक तकरीबन 5,230 अफराद जो है ना वो पहुंच चुके हैं यहाँ पे। लेकिन ये चूंकि डायनामिक नंबर है, मुसलसल चेंज होता रहता है, जी। दिन में 10-10 फ्लाइट्स भी आती हैं, तो इतने लोग तकरीबन ये मदीना लैंड कर चुके हैं और आज की तादाद उसमें ऐड हो जाएगी। और इसके अलावा जो है वो ये लोग 26 तारीख को इनकी पहली जो है खेप वो जो है वो पहुंचेगी मक्का मुकरमा में। यहाँ पे भी हमने उनके लिए तैयारियां बेहतरीन की हुई हैं, बेहतरीन बिल्डिंग्स ली हैं इस मरतबा। और ओवरऑल आपको पिछले हज की भी पता है कि हज का ब्रांड जो है वो सरकार का वो काफ़ी मकबूल हुआ था, जिसके नतीजे में इस साल हमें तकरीबन 4.5 लाख एप्लीकेशन सरकारी हज के लिए मिली थी, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। सही। वहाब साहब, ये बताइएगा कि इस बार की फैसिलिटेशन पिछली बार से किस तरह से मज़ीद बेहतर है और ये कि जो हुजाज कराम वहाँ पहुँच रहे हैं उनका अपना रिव्यू कैसा है? जी, मेरा ओपिनियन तो शायद इस मामले में बायस्ड होगा। बेहतर यही है कि वो हाजी बताएं, लेकिन जो हमारे तक खबरें पहुंच रही हैं, मैं खुद भी वहां पे था 1-2 दिन जब पहली मर्तबा हाजियों को रिसीव किया गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अचीवमेंट होती है कि हम सारे हाजियों को जो है मरकजिया के अंदर ठहराएं। मरकजिया मदीना में वो एरिया समझा जाता है रिंग रोड के अंदर, जिसमें सारे ही होटल्स तकरीबन 500 मीटर के डिस्टेंस पे होते हैं। तो 1,20,000 हाजियों के लिए मरकजिया अरेंज करना ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब पूरी दुनिया से हाजी आ रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक हाजी भी मरकजिया से बाहर नहीं जाएगा। हाजी बहुत खुश हैं, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से उनको हैंडल किया जाता है। जैसे ही वो आते हैं उनको अपना नुसुक कार्ड मिलता है, दूसरे डेस्क से उनको सिम मिलता है, तीसरे डेस्क से उनको रूम की चाबी मिलती है। तो एक वेल प्लान वर्क फ्लो के तहत जो है वो हाजियों को हम डील कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं लोग। ठीक है। अच्छा, ये मशरिक़ वस्ता में जो इस वक्त सूरत हाल है, उससे कुछ कोई SOPs हैं, कोई तब्दीली है इस बार के हज में, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो? नहीं, मेरा ख्याल है हमें वो अफेक्ट नहीं कर रहा। उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि जो मिडिल ईस्ट के हाजी आते हैं वो फ्लाइट्स पे शायद ना आ सकें, काफ़ी लैंड रूट के थ्रू सऊदी अरेबिया में एंटर होंगे। लेकिन हमारे हज पे या हमारे हज फ्लाइट ऑपरेशन पे ऐसा कोई असर नहीं पड़ा, उससे ना ही पड़ने का यानी खदशा है कोई ऐसा। ठीक है। और ये भी बता दीजिएगा कि चूँकि हर साल ही इंतज़ामात मेक श्योर किया जाता है कि गर्मी है, इस दफ़ा भी एक्सपेक्टेशंस यही की जा रही हैं कि वेदर जो है वो हीट ज़्यादा होगी, तो उसके लिए भी क्या इंतज़ामात, ख़ास तौर पर जो हम देखते हैं कि बुज़ुर्ग अफराद यहाँ से वहाँ पहुँच रहे होते हैं, इमरजेंसी सूरत हाल वगैरह? जी, असल में देखिए, अब अगर आप 10-15 साल पहले से भी कंपेयर करें तो हज अब वो नहीं रहा जो आज से 10-15 साल पहले था, या अगर 30 साल पीछे जाए तो वो तो बिल्कुल ही नहीं रहा। हर कदम पे एयर कंडीशन फैसिलिटी है, घर से लेके गाड़ी से लेके। हमने पिछले साल टोटली शिफ्ट कर लिया था एयर कंडीशन फैसिलिटी पे मशायर में भी, यानी मिना और मुजदलफा में भी। मिना अरफात में, मुजदलफा नाइट की एक्टिविटी है, टेम्परेचर रिलेटिवली बेहतर होता है, तो सवाए एक वॉक के जो कहीं कहीं करनी पड़ जाती है, उसके अलावा हज में कोई तकलीफ नहीं है।
तो बाकी जो बुजुर्ग लोग होते हैं या अगर कोई मरीज वगैरह होते हैं तो हमारे पास एक अलग से पूरा अरेंजमेंट होता है मेडिकली, उनको बसों पे और एम्बुलेंसेस पे मूव करके डायरेक्ट अरफात ले जाते हैं और फिर उनको तवाफ ज़ियारा वगैरह भी कराते हैं। तो सवाए ये कि इंडिविजुअली किसी को कोई अपनी इलनेस की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है, वो भी हमारी इस मरतबा सऊदी सरकार ने भी बढ़ा दिया है इस चीज़ को। पहले हमारे पास अगर 11 सेक्टर होते थे और 11 क्लिनिक होती थी, तो 35 क्लिनिक कर दिए हैं उन्होंने, ताकि वाइडली डिस्पर्स्ड हो और पिलग्रिम्स को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े डे टू डे हेल्थ इश्यूज के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बज़ात खुद भी सऊदी अरेबिया ने काफ़ी सख्ती की है इस मरतबा। इवन डायरेक्टर जनरल को पर्सनली ये वेरीफाई करना पड़ता है, हर हाजी के लिए साइन करना पड़ता है कि वो जी मेडिकली फिट है और वो जो एक नोन डिजीजेज हैं जो सऊदी अरब ने कहा है कि ये वाले नहीं लाने चाहिए, तो वो उस तरह के लोग नहीं है। तो इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि पिछले साल से ये ओवरऑल हमारे पास पिछले साल 88,000 थे, इस मरतबा 1,20,000 हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें एडिशनल कोटा दिया, तो इंशाल्लाह बेहतर है होगा पिछले साल से इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब शोमरो साहब, और आप हमारे साथ रहे थे। और जनाब, तो हुज्जाज का इस वक्त पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये एक अलग ही लम्हा होता है तैयारी से लेके और इसकी अदाई तक। तो आगे आने वाले शोज़ पे इस पर मज़ीद भी बात करते रहेंगे। फिल वक्त आज आपसे लेंगे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़, बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।